हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, जो कि फिजिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये क्लास 11th में का टॉपिक है, जो क्लास 11th के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज जेईई और नीट के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो हमें ये देखना है बच्चों, इसमें हमें क्या क्या स्टडीज़ करनी है, सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन भी देखेंगे, ग्राफिकल पोर्शन भी देखेंगे और न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। तो बने रहो, देखते रहो और लिखते रहो, सीखते रहो। तो बच्चों सबसे पहले सीखो व्हाट इज इलास्टिसिटी। हम लोगों ने स्प्रिंग में देखा हुआ है कि स्प्रिंग को अगर हम लोग खींचते हैं तो अपनी तरफ भागता है, या कंप्रेस करेंगे तो वापस वो उसी पोजीशन में भागेगा जिधर वो पहले था। तो इसका मतलब ये होता है बच्चों, जरूर वहाँ पे कोई ऐसा फोर्स होगा जो हमारे इलोंगेशन को अपोज कर रहा है, या फिर जो हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं उसे भी अपोज कर रहा है। सो दैट अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो ये रीस्टोरिंग फोर्स हर एक सॉलिड में होता है ऑलमोस्ट, तो वो अपने आप को रिस्टोर करना चाहता है। ठीक है, सो उस रिस्टोरिंग फोर्स के कारण ही बॉडी में इलास्टिसिटी होता है कि अपने पोजीशन को, अपने शेप को, अपने साइज को वापस गेन करना चाहता है। दैट बिहेवियर इज कॉल्ड इलास्टिक बिहेवियर। तो इसमें इलास्टिक बिहेवियर में हमारे को पढ़ना है कि इसमें स्ट्रेस जो हम लोग देंगे, या हम लोग जो किसी बॉडी को लेंथ वाइज अगर हम उसको इंक्रीज करना चाहेंगे या डिक्रीज करना चाहेंगे, तो क्या क्या फैक्टर्स हमारे सामने आते हैं। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। ठीक है, पहला टॉपिक था हमारा इलास्टिसिटी, मतलब जो जिस पे ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स होता है उसको इलास्टिक बिहेवियर उसके पास ज़्यादा होता है। दूसरा टर्म होता है हमारे पास स्ट्रेस। तो यहाँ पर स्ट्रेस का मतलब हो गया जो हम लोग लिखते हैं ना, फोर्स अपॉन फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, दैट इज स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पे जो हम लोग फोर्स की बात कर रहे हैं वो एरिया के परपेंडिकुलरली लगाते हैं वो फोर्स। ठीक है बच्चों, हमने फ्लूइड्स में भी देखा हुआ है कि एरिया के परपेंडिकुलर एक्ट करता है वो। तो कोई भी एरिया हो हमारे पास, तो इस पर जो हम लोग फोर्स लगाएंगे, या अगर मान लो कोई रॉड है आपके पास या सिलेंडर है, तो हम लोग इसके परपेंडिकुलरली फोर्स लगाएंगे टू द क्रॉस सेक्शन। सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो स्ट्रेस में कौन कौन सी स्ट्रेस पढ़नी है हमारे को। सबसे पहला स्ट्रेस आता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। फर्स्ट, longitudinal stress is again divided into two kind of stress। एक को बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस और एक को बोलते हैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। राइट, तो ये लेंथ से ही रिलेटेड है। अगर हम लोग किसी वायर को ऐसे खींच दें फोर्स लगा के और लेंथ को इंक्रीज करना चाहें, तो दैट इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। यहाँ पे स्ट्रेस डेवलप होगा इस पूरे वायर में, तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया। और अगर कॉम्प्रेसिव की बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी बॉडी को लेंथ वाइज डिक्रीज करना चाहते हैं, इसके लेंथ को डिक्रीज करना चाहते हैं और कॉम्प्रेस करना चाहते हैं, फॉर्मूला रिमेन द सेम। स्ट्रेस का फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये छोटा होने की टेंडेंसी होगी यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। दूसरा हमारे को करना है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी होता है, वॉल्यूम स्ट्रेस या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। कोई बॉडी अगर मान लो ऐसे फ्लूइड में है, तो फ्लूइड की प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, कि वो पूरा प्रेशर एक्सर्ट करता है हर एक ओर से। ठीक है, तो हो सकता है इसका वॉल्यूम छोटा हो जाए, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या लिखेंगे, स्ट्रेस क्या लिखेंगे हम लोग, अगेन फोर्स पर यूनिट एरिया। हम लोग स्ट्रेन की बातें बाद में कर लेंगे। यहाँ पे स्ट्रेस का फॉर्मूला सेम रहेगा, फोर्स अपॉन एरिया। अब ये जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका सरफेस एरिया हम लोग ले लेंगे। तो अब बच्चों जहाँ भी स्ट्रेस होगा वहाँ तो स्ट्रेन भी होगा। स्ट्रेन का मतलब हो गया डिफॉर्मेशन, जो बॉडी डिफॉर्म हो गया है, वो स्ट्रेन लेंथ वाइज हो सकता है, वो स्ट्रेंथ एरिया वाइज हो सकता है, या फिर वो स्ट्रेंथ किसी आप कह सकते हैं वॉल्यूम में हो सकता है। तो इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास है, स्ट्रेस के कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेन आएगा। तो थर्ड पॉइंट पढ़ना है हमारे को स्ट्रेन। ठीक है, इसकी डिटेल वीडियो में पहले ही दे चुका हूँ
हम लोग रिवाइज कर रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी कर लें, सिर्फ फॉर्मूले को देख लें और जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाएं। तो जब हम लोग स्ट्रेस की बात करेंगे बच्चों, तो देख लेते हैं कि स्ट्रेस में क्या क्या करना है हमारे को। थर्ड पोर्शन है स्ट्रेन। तो अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करें, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ये होता है डेल्टा एल बाई एल। डेल्टा एल है चेंज इन लेंथ, जो हमने फोर्स लगाया होगा, या तो कॉम्प्रेस किया होगा नहीं तो इलोंगेट किया होगा, तो कुछ ना कुछ चेंज तो आया होगा लेंथ में, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। आगे जो हम लोगों ने डेल्टा एल लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, वो ओरिजिनल लेंथ था कॉम्प्रेस या इलोंगेट होने के पहले वाला। तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा, नो यूनिट, बिकॉज लेंथ मीटर अपॉन मीटर कैंसिल, नो यूनिट। लेकिन स्ट्रेस का तो यूनिट था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यहाँ पर हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात कर सकते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ये होता है डेल्टा वी अपॉन वी, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय इनिशियल वॉल्यूम, और कह लो ओरिजिनल वॉल्यूम। इसके भी नो यूनिट होंगे। और एक होता है शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेन होता है कि मान लो मेरे पास कोई ऐसा ब्लॉक है, ठीक है, इसकी जो बेस लाइन है वो फिक्स है, मैंने इस ब्लॉक के ऊपर टेंजेंशियल फोर्स लगाया ऐसे, तो ये ब्लॉक थोड़ा सा हिल गया ऐसा। ये जो हिल गया क्वांटिटी बाय द अमाउंट x, और इसकी जो हाइट है वो है h। तो ये थीटा से, इसकी जो ओरिएंटेशन है थीटा से चेंज हो गई है, तो शेयरिंग स्ट्रेन वी कैन राइट थीटा इज इक्वल टू x अपॉन h, ये लिख सकते हैं हम लोग। इसका बेस को हम लोग लेके चला फिक्स वैल्यू है। आप इसको अपने बुक के अकॉर्डिंग देख सकते हो। अगर आप बुक के ऊपर टेंजेंशियल फोर्स लगाते हो किसी फ्लैट सरफेस पे रख के, तो आपका बुक ऊपर से थोड़ा सा अलाइन हो जाएगा लाइक दिस एट एन एंगल थीटा। तो ये हो गया हमारा शेयरिंग स्ट्रेन। ठीक है बच्चों, इसको प्लीज नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे और क्या क्या राज छुपे हैं। देखो बच्चों, अगर हमारे पास डिफॉर्मेशन स्मॉल है तो वी कैन से स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन फॉर ए स्मॉल डिफॉर्मेशन। तो यहाँ लिख सकते हैं स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस, इसको गामा से डिनोट करते हैं, या वाई भी कह सकते हैं आप, दैट इज स्ट्रेन ऑल्सो। सो वी कैन राइट यंग्स मॉडुलस, दिस इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान में रखना है। तो यंग्स मॉडुलस में क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अगर आप टेंसाइल स्ट्रेस की बात करते हैं, मान लेते हैं हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस की बात करते हैं, तो टेंसाइल स्ट्रेस के लिए मैं क्या लिखूंगा, स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया दैट इज एफ अपॉन एरिया, और स्ट्रेन डेल्टा एल बाई एल। तो ये जो एल है वो ऊपर जाएगा, एफ इंटू एल ए डेल्टा एल। ये हो गया हमारे पास यंग्स मॉडुलस और टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन को रिलेट करने वाला फॉर्मूला। अब जो यंग्स मॉडुलस है किसी मटेरियल पे डिपेंड करता है, कोई अगर स्टील वायर है या कॉपर वायर है या जिंक वायर है या एल्युमिनियम वायर है, सबकी अपने अलग अलग यंग्स मॉडुलस होगी। तो ये फॉर्मूला बेसिकली हमारे को याद होनी चाहिए। एक होता है बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, बल्क नाम ही है बल्क, लिक्विड के अंदर की बात होती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर है तो चारों ओर से उस पर फोर्सेस लगते हैं, प्रेशर लगता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करते हैं। तो बल्क मॉडुलस की बात किया जाए तो यहाँ पे होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी विथ नेगेटिव साइड, क्योंकि यहाँ कॉम्प्रेस हो जाता है वॉल्यूम, इसलिए हम लोग यहाँ नेगेटिव लिया हुआ है। तो इसका जो यूनिट आएगा वो प्रेशर वाला ही यूनिट आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस। ठीक है बच्चों, प्लीज इसको नोट कर लो। बल्क मॉडुलस के साथ साथ एक आता है कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर, कॉम्प्रेसिबिलिटी।
तो कॉम्प्रेसिबिलिटी को K से मेजर करते हैं, तो K होता है 1 बल्क मॉडुलस। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। बल्क मॉडुलस जितना ज़्यादा होगा कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर उतना कम होगा। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके आगे बच्चों हमारे को करना है पॉइजन्स रेशियो, POISSONS, पॉइजन्स रेशियो। ये होता है बच्चों, मान लो मेरे पास कोई वायर है। देखो बच्चों, कोई भी वायर हो, हम लोग उसको सिलिंड्रिकल लेके ही चलते हैं। और इस वायर को मैंने क्या किया है, बड़ा कर दिया, खींच के बड़ा कर दिया, ऐसे ऐसे फोर्स लगाया इधर इधर और इसको बड़ा कर दिया। तो बड़ा कर देंगे तो क्या होगा, ये ऐसे ऐसे बड़ा हो जाएगा। और बच्चों जब वायर जब खींच के बड़ा होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो छोटा हो जाएगा। तो मान लो ये डेल्टा डी है वायर का जो कंप्रेस होके बना है, और ये लेंथ है इनिशियल, और टोटल लेंथ हो गया हमारे पास L प्लस डेल्टा L। ठीक है, तो हम लोग जो लिखते हैं पॉइजन्स रेशियो सिग्मा से लिखते हैं, वो होता है माइनस ऑफ डेल्टा डी बाई डी। डेल्टा डी कॉम्प्रेशन है, जितने से कॉम्प्रेस हुआ है, डी है ओरिजिनल वाला डायमीटर, अपॉन डेल्टा एल बाई एल। डेल्टा एल जितने से वो लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, और लेंथ है ओरिजिनल लेंथ। ठीक है बच्चों, तो इस फॉर्मूले पर अगर आप ध्यान दोगे तो इसके पास भी कोई यूनिट और डायमेंशन है ही नहीं, राइट, कोई भी यूनिट और डायमेंशन नहीं है। ठीक है, इसको नोट कर लो, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं नीट में, पहले भी आ चुके हैं। इसके आगे हमारे को करना है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको नोट कर लो पहले। हेलो बच्चों, तो अभी हम लोग डिराइव कर लेते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप्ड इन अ वायर विच इज हैंगिंग। और हम लोग क्या कर रहे हैं, उस हैंगिंग वायर को थोड़ा सा स्ट्रेस दे रहे हैं, थोड़ा सा फोर्स दे रहे हैं, और वो वायर एक्सपैंड हो रहा है, थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया है। तो इस एक्सटेंड होने की वजह से क्या होगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगा। तो देखते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितना डेवलप होता है। वी हैव अ वायर, और इस पर हम लोग फोर्स F लगा के खींच रहे हैं। तो सपोज ये इतना लंबा हो गया होगा, कितना, हाँ स्मॉल एल। ठीक है, स्मॉल एल हम लोगों ने मान लिया है कि ये लंबा हो गया होगा, स्मॉल एल। तो हमारे पास हम लोग काम करने वाले हैं एनर्जी के लिए, तो F इंटू एल अपॉन ए स्मॉल एल। तो बेसिकली यहाँ पर इसकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो A है, और इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है वो कैपिटल L है, जो यहाँ से यहाँ तक था ओरिजिनली। तो अब ये जैसे जैसे खींचता जाएगा, इसकी जो लेंथ, इसकी जो एरिया छोटी होती जाएगी। खैर हम लोग स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो लिख सकते हैं फॉर स्मॉल इलोंगेशन x। ठीक है, स्मॉल एलोंगेशन इज वर्क डन क्या होगा वो देखते हैं, स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन dWf/dx। ठीक है, ये हम लोग लिखते थे कि हम आप लोगों ने पढ़ा होगा वर्क एनर्जी पावर में, स्मॉल वर्क डन F/dx। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग x लिख सकते हैं ना, हम लोग x डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट x के लिए काम कर रहे हैं। तो ये यहाँ से इसको हटा दो और यहाँ पे आप डाल दो x। तो f को लिख सकते हैं दिस वन, दिस इज योर dx। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या मिलेगा मुझे, तो टोटल जो इलोंगेशन है उसमें स्मॉल l है, दैट मीन्स 0 टू स्मॉल l। ठीक है, और ये हमारे पास है टोटल एनर्जी स्टोर्ड, दैट मीन्स यंग्स मॉडुलस एरिया लेंथ। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो L²/2 बनेगा, x ds का इंटीग्रेशन L²/2। तो ये फार्मूला हो गया हमारा। ठीक है, इस फार्मूले को हम लोग दूसरे फार्मूले में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या एक काम कर लेते हैं,
यहाँ पर कैपिटल एल और कैपिटल एल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, सॉरी। तो ध्यान से देखना बच्चों, F बाई ए को स्ट्रेस बोलते हैं। F बाई ए को हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं। सो इसको छोड़ दो, अब दिस इज स्ट्रेस L अपॉन कैपिटल L, दिस इज F बाई ए, दिस इज स्ट्रेस। यानी कि यंग्स मॉडुलस इनटू ए स्मॉल एलोंगेशन अपॉन कैपिटल L, ये हो गया स्ट्रेस, हाफ स्मॉल l अपॉन कैपिटल L। ठीक है, यहाँ से एक l मैं ले लिया, अभी भी एक l है इसके पास, ये बचेगा। और एरिया इनटू लेंथ, ये क्या होता है, वॉल्यूम होता है। ये क्वांटिटी बचा हमारे पास। स्मॉल l है एलोंगेशन, कैपिटल L है टोटल लेंथ, एरिया इनटू लेंथ हो गया वॉल्यूम। सो स्ट्रेस, स्ट्रेन, वॉल्यूम। तो ये पूरा का पूरा चीज़ मैं लिख सकता हूँ U इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। ठीक है, ये फॉर्मूला आप नोट कर लो बच्चों, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। ये काफ़ी काम का एक्सप्रेशन है और ये बार बार यूज़ होने वाला है एनर्जी में। तो पूरा का पूरा प्लीज़ नोट करो, जो भी डाउट है आप मुझे बिंदास बचाओ, और हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। प्लीज़ मेक ए नोट। हेलो बच्चों, कुछ थ्योरी करने के बाद कुछ नीट के क्वेश्चंस देख लेते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं सॉलिड्स के लिए। तो ये नीट 2019 आपको दिख रहा है। When a block of mass m is suspended by a long wire of length L, the length of the wire becomes L plus L। यानी कि जो elongation है, elongation is given, delta L हमारे को given है small l। The elastic potential energy stored in the extended wire is, elastic potential energy क्या होगा? तो फॉर्मूला तो है हमारे पास हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, जो हम लोग ने डिराइव किया था। तो यहाँ पर मुझे मिल गया हाफ स्ट्रेस हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, अपना वेट के कारण ही वो एक्सटेंड हो रहा होगा, नो अदर फोर्स इज गिवन। स्ट्रेन हो जाएगा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ एंड वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया इंटू लेंथ कट एम जी एल स्मॉल एल अपॉन 2, दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन इज कमिंग। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। सेकंड करके देखते हैं। 2 वायर्स आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल एंड द सेम वॉल्यूम। 2 वायर है हमारे पास, सेम मटेरियल एंड सेम वॉल्यूम, मीन्स दोनों का यंग्स मॉडुलस सेम है। सेम मटेरियल मीन्स यंग्स मॉडुलस सेम ही होगा। द फर्स्ट वायर हैज क्रॉस सेक्शन एरिया A एंड द सेकंड वायर हैज क्रॉस सेक्शन एरिया 3A। Length of the first wire is increased by delta L by applying a force F। यहाँ पे हम लोग force F लगा रहे हैं। How much force is needed to stretch the second wire by the same amount? यहाँ भी delta L चाहिए, तो कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? देखो बच्चों, यहाँ पे बोला गया है सेम वॉल्यूम, तो एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम होता है ना, इसकी वॉल्यूम कितनी होगी? एरिया इंटू लेंथ, हमने लेंथ अगर L ले ले तो इसकी वॉल्यूम कितनी होगी? 3A इंटू L बाई 3 करनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी वॉल्यूम AL है तो इसकी भी तो वॉल्यूम AL होनी चाहिए ना। तो 3A मेरे पास है, मैंने L बाई 3 कर दिया, तो ये भी वॉल्यूम सेम हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे तो AL आएगा, सेम वॉल्यूम। अब इसमें फोर्स निकालनी है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला तो भाई F बाई ए डेल्टा L बाई L। दोनों सेम मटेरियल का है, दोनों के लिए गामा सेम होगा, यंग्स मॉडुलस सेम होगा। तो ये लिख सकते हैं F डैश अपॉन 3A, और इसकी जो लेंथ है वो L बाई 3 लेनी पड़ेगी, और इसकी एक्सटेंशन डेल्टा L ही लेनी पड़ेगी। तो ये आ रहा है F डैश, और ये 3 3 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा L A डेल्टा L। तो यहाँ 9 का फैक्टर आ रहा है, मीन्स F डैश हो गया 9F।
बिना कुछ कैलकुलेशन की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि 9 कहीं यहाँ अपियर हो रहा है, आंसर में 9 से रिलेटेड और कुछ है ही नहीं मेरे पास, तो इसी को टिक मारूंगा जो कि सही भी है। आप लोग खुद से भी चेक कर सकते हो कैलकुलेट करके बार बार। थर्ड क्वेश्चन करके देखते हैं बच्चों। फॉर ए कांस्टेंट हाइड्रोलिटिक स्ट्रेस ऑन एन ऑब्जेक्ट द फ्रैक्शनल चेंज इन द ऑब्जेक्ट्स वॉल्यूम डेल्टा वी बाई वी बल्क मॉडुलस वी। बेटे ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही हो गया ना, बल्क मॉडुलस हम लोगों ने पढ़ा हुआ है प्रेशर अपॉन डेल्टा वी बाई वी, यानी कि बल्क मॉडुलस एंड फ्रैक्शनल वॉल्यूम चेंज आर इनवर्सली रिलेटेड। तो ये वाला आ गया इनवर्सली रिलेटेड। इस तरह क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है एम्स 2005 में। तो बच्चों इस तरह के इसको आपको छोड़ना नहीं है, इसको आपको फुल मार्क्स आने वाले हैं चैप्टर में जब भी आएगा एग्जाम में। द बल्क मॉडुलस ऑफ ए मेटल इज बी दिया हुआ है बल्क मॉडुलस 10 to the power 10, पॉइजन्स रेशियो गिवन है 0.2, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस बिटवीन द मॉलिक्यूल मॉलिकुलर डिस्टेंस गिवन है, एंड द इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट के फाइंड करनी है। ये फार्मूला बेस्ड है, आपको इसके फार्मूले याद होंगे तो ही आप लिख पाएंगे, अदरवाइज नो चांस। हमारे पास होता है यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू 3 times ऑफ बल्क मॉडुलस इनटू 1 - 2 सिग्मा। इस फॉर्मूले को अगर आपको याद है तभी आप आंसर दे पाओगे बच्चों, अदरवाइज नहीं दे पाओगे। और यहाँ पे बोला गया है फोर्स डिस्टेंस बिटवीन द इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट जो होता है बच्चों वो होता है यंग्स मॉडुलस इनटू इंटर एटॉमिक सेपरेशन। ठीक है, ये कुछ नया फॉर्मूला मिला है हमारे को, तो आपको नोट डाउन कर लो बच्चों। नया फॉर्मूला मिल सकता है कभी कभी, तो नोट डाउन कर लेना चाहिए। तो यहाँ से हमारे को यंग्स मॉडुलस मिल जाएगा B3। देखो यहाँ पर क्या मिल जाएगा मुझे, 3 इंटू बल्क मॉडुलस 10 to the power 10, 1 - 2 इंटू सिग्मा है 0.2। यहाँ से पूरा मेरे को यंग्स मॉडुलस मिल चुका है, इंटू कर दूंगा सेपरेशन 3 इंटू 10 to the power 10, 1 - 0.4 यानी कि 0.6 हो जाएगा ये, मल्टीप्लाई बाय सेपरेशन 3 एंगस्ट्रॉम है, सो 3 इंटू 10 to the power -10, 54, 5.4 के रेस्पेक्ट में आंसर होगा 5.4, दिस वन फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, एम्स 2002 का है, जिसको फॉर्मूला याद होगा उसी ने किया होगा। 3 वायर्स A, B and C मेड ऑफ द सेम मटेरियल, यानी कि फिर से वही बात, हमारे पास सेम मटेरियल की बात हो रही है। दैट मीन्स यंग्स मॉडुलस सेम। डिफरेंट लेंथ है हमारे पास, लेंथ है, द ग्राफ इन द फिगर शो द इलोंगेशन लोड वेरिएशन, द लॉन्गेस्ट वायर इज, वायर की लेंथ फाइंड करनी है, तो फॉर्मूला तो है मेरे पास F एरिया डेल्टा L और L, ये फॉर्मूला है। लॉन्गेस्ट वायर लेंथ फाइंड करनी है, ये इलोंगेशन और लोड। इलोंगेशन हमारे पास है, ये है y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है लोड यानी कि फोर्स। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा L इज इक्वल टू F y a इंटू L। तो अगर मेरे को बोला जा रहा है लॉन्गेस्ट लेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होगी वो फाइंड करनी है, तो सबसे ज़्यादा स्लोप जिसकी होगी उसकी होगी, क्योंकि यहाँ पे तो स्लोप हो गया पूरा, बोला गया है सेम मटेरियल है तो y तो सेम है, एंड रेडियस ऑफ डिफरेंट लेंथ, रेडियस भी सेम है, तो सिर्फ लेंथ हो गया हमारे पास स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो स्लोप हमारे को क्या मिलता है बच्चे, y इज इक्वल टू mx, ये तो पूरा स्लोप है, तो स्लोप में लिखूंगा L बाई वाई ए, और यू कैन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, क्योंकि ये दोनों फैक्टर कांस्टेंट है, तो स्लोप और लेंथ डायरेक्टली रिलेटेड, जिसका स्लोप ज़्यादा उस वायर की लेंथ सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा स्लोप किसके लिए है, C के लिए है ना, सबसे बड़ा एंगल में सबसे बड़ा स्लोप, तो हम लोग बोल सकते हैं कि C के लिए सबसे बड़ी लेंथ है। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, तो इसको बोलते हैं लॉलीपॉप क्वेश्चंस। द बल्क मॉडुलस ऑफ ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज B, यूनिफॉर्म प्रेशर, द फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस, फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस फाइंड करनी है, दैट मीन्स डेल्टा R बाई R फाइंड करनी है। अब जब भी बल्क मॉडुलस की बात होगी तो फॉर्मूला तो है हमारे पास ना, P अपॉन डेल्टा V बाई V। अगर मैं डेल्टा V बाई V फाइंड कर लूँ तभी कुछ काम बनेगा बच्चों। तो